हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहुलुस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। इसके पहले जो वीडियोस चल रहे थे उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश हमने पढ़े हैं और उसके बाद अब शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का भारतीय इतिहास में तो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन उसके साथ में दिल्ली सल्तनत के राजाओं का या फिर बादशाहों का जो मुख्य रूप से संबंध रहा है वो मध्य प्रदेश से भी रहा है। तो दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं किसके संदर्भ में? मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो शुरू होती है 1206 से लेके और इसका अंत तो होता है 1526 तक। तो 1206 में गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है। उसके बाद आपका खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद और उसके बाद लोधी राजवंश एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं। 1526 में फिर क्या होता है? बाबर आता है और दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल राजवंश की नींव रखता है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चलती है, लेकिन ये जो दिल्ली सल्तनत है ये यहां पर स्थापित कैसे हुई, किस प्रकार यहां पे राजा आए, तो उनके बारे में हम देखते हैं। दिल्ली सल्तनत है तो दिल्ली सल्तनत में जो स्थापित करने में महत्वपूर्ण जो रोल अदा किया था वो किया था मोहम्मद गोरी ने, क्योंकि इसके ही जो गुलाम थे उन्होंने आगे जाके किसकी नींव रखी? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम राजवंश की। तो एक आक्रमणकारी था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो आक्रमणकारी था ये कहां आया था? अफगान। तो अफगान के एक आक्रमणकारी, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने कहां पर आक्रमण किया? ग्वालियर पर आक्रमण किया। अब ग्वालियर पर आक्रमण कर वहां के राजा, और राजा थे उस समय लोहांग देव, तो ग्वालियर के राजा लोहांग देव को इन्होंने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। तो लोहांग देव यहां पर परास्त हुए और ये जो आक्रमण हुआ था ये करीबन हुआ था 1195 के आसपास। ठीक है, समय काल यहां पे ध्यान रखना, क्योंकि अभी दिल्ली सल्तनत शुरू नहीं हुई है, दिल्ली सल्तनत की नींव रखने का काम चल रहा है। तो मोहम्मद गोरी अफगान आक्रमणकारी ने लोहांग देव के ऊपर आक्रमण किया जो ग्वालियर के राजा है, और 1195 में ये परास्त हुए। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहां पे ध्यान रखना, इनका गुलाम ने ही गुलाम वंश की नींव रखी थी, और ये गुलाम ही क्या कहलाया था? यही लाल बख्श कहलाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब फिर ये मोहम्मद गोरी का आक्रमण तो हुआ, लेकिन उसके बाद पुनः ग्वालियर के ऊपर वही राजाओं का राज शासन फिर से हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? ये जो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने क्या किया? 1195 और 96 में, तो 1195-96 में फिर से क्या किया? ग्वालियर पर आक्रमण किया, और ग्वालियर पर आक्रमण किया और ग्वालियर को क्या कर लिया? जीत लिया। अब ग्वालियर को आक्रमण करने के बाद उसको तो जीता, लेकिन उसके साथ में ही एक प्रमुख स्थल त्रिभुवनगढ़, ठीक है, त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवन मंदिर प्रसिद्ध भी यहां पर, लेकिन ये कहां आता है? राजस्थान में। तो इन दोनों जगहों को क्या कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिया। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद यह हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने इस विजय अभियान को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के साथ में ही उन्होंने क्या किया? 1195 और 96 में, मतलब एक साल बाद 1196 1197 में उज्जैन पे आक्रमण किया, और उज्जैन पे आक्रमण कर उज्जैन में लूटपाट की। मतलब यहां पर ये पहले ही हमने जो पिछले जो शासन पढ़े हैं उसमें राजनीति का एक प्रमुख केंद्र हुआ था मध्य प्रदेश में, वो एक विदिशा हुआ करता था, और फिर उज्जैन, दोनों प्राचीन काल में यही थे और यही संपदा लेके बैठे हुए थे। तो 1196-97 में उज्जैन में लूटपाट की। किसने की? तो ये लूटपाट की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203, ठीक है, 1203 एवरीथिंग इतना सन माना जाता है कि 1203-1204 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, और बुंदेलखंड पर आक्रमण करने के बाद जो चंदेल राजा थे, इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है चंदेल राजवंश, वहां से देखिए। तो 1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, और बुंदेलखंड में कौन सा राजा थे? चंदेल। तो चंदेल राजा कौन थे? इनके बारे में बातें भी हो गई है। परमार्दी देव पर आक्रमण किया। 1203 में बुंदेलखंड के राजा जो चंदेल राजवंशी थे वो थे परमार्दी देव, और परमार्दी देव यहां पर क्या हो गए थे? पराजित। अब पराजित होने के बाद क्या किया था? ये परमार्दी देव ने
कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या स्वीकार कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये जो बुंदेलखंड राज्य शासन थे ना, ये भी फिर किसके अधीन चले जाता है? धीरे धीरे यहां पर दिल्ली सल्तनत के अधीन चले जाता है। अब फिर यह हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी समयकाल धीरे धीरे समाप्त होता है और 1210 में क्वेश्चन बनता है कि घोड़े पर या घोड़े से गिरकर किस दिल्ली सल्तनत के राजा की मृत्यु हो गई थी या सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में दिल्ली सल्तनत में विस्तृत में आएगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम और दामाद था, दामाद का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तो अब इल्तुतमिश को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पुत्र थे वो बहुत ही नालायक थे। एक पुत्र था इनका, वो बहुत ही निम्न विचारों वाला व्यक्ति था, तो उसकी जगह इन्होंने इल्तुतमिश को राजा बनाया। और इल्तुतमिश जो है उन्होंने भी क्या किया भैया? आक्रमण शुरू कर दिए। अब 1210 के आसपास जब इनकी मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश ने 1210 से शासन शुरू किया और ये जाता है 1236 तक। तो 1210 में से लेके 1236 तक शासन किया। लेकिन इल्तुतमिश ने इसके पहले क्या किया? इसके पहले यहां पर उज्जैन के साथ में उज्जैन, मांडू और ग्वालियर पर इन्होंने फिर क्या किया? आक्रमण किया। अब ये ना बार बार ग्वालियर ही आता है। क्यों? क्योंकि ग्वालियर एक प्रसिद्ध राजवंश उस समय हुआ करता था। ठीक है, एक राजनीति का प्रमुख केंद्र था। जैसे पार्टियां किस प्रकार सत्ता से दखल और बेदखल होती जाती है, ठीक है, कहीं पे ये कभी पे वो। तो यहाँ पे भी राजा क्या करते थे? बार बार संधियां कर लेते थे, किसी की अधीनता स्वीकार कर लेते थे, फिर वो राज्य कमजोर पड़ता था, स्वयं को स्वतंत्र कर लेते थे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? यहाँ पर ग्वालियर के साथ में भी यही चीजें चल रही थी। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? उज्जैन, मांडू और ग्वालियर पर अपना अधिकार जमाया और उसके साथ ही ग्वालियर दुर्ग को अपने अधीन किया। कब? ग्वालियर दुर्ग को 1231 में। 1231 में यहां पे जो शासन चल रहा था ग्वालियर में, वो था प्रतिहार राजाओं का। तो प्रतिहार राजाओं को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। प्रतिहार राजाओं, ठीक है, ये परास्त हो गए यहां पर प्रतिहार राजा। लेकिन उसके साथ में ये जो उज्जैन फेमस है, किसके लिए फेमस है? महाकालेश्वर मंदिर। तो महाकालेश्वर मंदिर अगर पूछते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट किसने की, तो वो भी किसने की थी? इल्तुतमिश ने। तो महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट ये भी किसने की? ये यहां पर इल्तुतमिश ने की। अब उसके बाद जब इनका राज शासन आगे बढ़ा, किसका? इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश को एक पराजय आखिरी समय में झेलनी पड़ी थी और इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था वही राजपूत सरदार छहदेव ने। तो यहां पर क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश को किसने परास्त कर दिया था? तो 1234 ईस्वी में राजपूत सरदार, और राजपूत जो सरदार है उनका नाम है छहदेव। तो राजपूत सरदार छहदेव ने, नाम है थोड़ा संख्या के हिसाब से याद रखना, छहदेव ने इल्तुतमिश को परास्त कर दिया। तो इल्तुतमिश ने अपने जीवन के आखिरी समय में पराजय को भी झेला था, तो इल्तुतमिश को पराजित कर दिया। यहां तक आ रहा है समझ में? तो चीजों को थोड़ा सा गहराई में देखना पड़ेगा क्योंकि ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। दिल्ली सल्तनत है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश का समयकाल 1210 से लेके 1236 तक है। मांडू, उज्जैन, ग्वालियर पर अधिकार करता है इल्तुतमिश और उसके बाद ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण करके वहां के प्रतिहार राजाओं को 1231 में परास्त कर देता है और उसके साथ ही महाकालेश्वर मंदिर में भी लूटपाट करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक राजपूत सरदार छहदेव आते हैं और छहदेव क्या करते हैं? इल्तुतमिश को परास्त कर देते हैं। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इनका जो भी सुपुत्र पैदा होता है वो भी निकम्मा नालायक पैदा होता है। तो ये क्या करते हैं? ये तो मर गए, लेकिन उसको नकारे आदमी को छोड़ गए। लेकिन इनकी एक पुत्री है, उसका नाम है रजिया सुल्तान। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका या दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी? तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे क्योंकि रजिया सुल्तान का वर्णन ज्यादा रूप में मध्य प्रदेश में मिलता नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक और इसी गुलाम वंश में कौन? 1251 के आसपास
एक व्यक्ति का उदय हुआ, ठीक है, मतलब 1200 के आसपास, 1251 के आसपास, जिसका नाम आपने सुना होगा बलबन। बलबन जिसे क्या कहा जाता है, लौह रक्त नीति का जनक, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, लौह रक्त नीति का जनक। तो ये लौह रक्त नीति का जो जनक बलबन है, इसने क्या किया, उलुग खां के नेतृत्व में, किसके खां, उलुग खां, एक सैनिक हुआ करता था, इसने क्या किया, इसको टारगेट किया, और उलुग खां के नेतृत्व में बलबन ने क्या किया, 1251 में कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर, कालिंजर के ऊपर आक्रमण किया। अब कालिंजर क्या है, कालिंजर वर्तमान में आपका जो यूपी वाला क्षेत्र है उसको माना जाता है, ठीक है। तो ये कालिंजर है, तो कालिंजर के ऊपर आक्रमण कर दिया, और उसके साथ में ही क्या किया, चंदेरी और नरवर के राजा, राजा का नाम है चहाड़देव, ठीक है, चंदेरी और नरवर। तो चंदेरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चंदेरी किसके लिए फेमस है, साड़ियों के लिए फेमस है। तो चंदेरी के राजा और नरवर के राजा ये कौन थे, चहाड़देव, चहाड़देव, चहाड़देव जिन्हें जहरदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो जहरदेव के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया, यही बलबन ने उलुग खां के नेतृत्व में कर दिया। 1251 में बलबन आता है, राज शासन को आगे बढ़ाता है और मध्य प्रदेश में विस्तारवादी नीति को बढ़ाता है, और उलुग खां सेनापति के नेतृत्व में आक्रमण करता है। और आक्रमण कहां पे कर रहा है, पहले कालिंजर पर, वहां पर आधिपत्य जमाता है, और उसके बाद ही चंदेरी और नरवर, नरवर मतलब शिवपुरी या सिपरी जिसे हमने पढ़ा था, जो महाजनपद काल में हमने प्राचीन नाम देखा था। तो यहां पर एक राजा हुआ करते थे चहाड़देव या जहरदेव, उनको क्या कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। अब बलबन का समय काल भी धीरे धीरे व्यतीत होता है, गुलाम वंश समाप्त होता है, और गुलाम वंश के बाद नेक्स्ट जो वंश आता है वो है खिलजी वंश, और खिलजी वंश के जो संस्थापक है वो है जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आ रहा है, खिलजी वंश, और खिलजी वंश के जो संस्थापक है ये है व्यक्ति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, संस्थापक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे क्रम भी पूछ लेता कभी कभी एमपीपी से, और पूछे ही गए हैं कि किसका समय काल ज्यादा था, किसका समय काल कम था, किसने किस सीरीज में या किस क्रम में शासन किया था। तो वो हम भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर मेन चीज देखिए आप लोग कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, मांडू को लूटा। किसके ऊपर, मांडू, क्योंकि यहां पर मांडू अब क्या है, यहां पर राजनीति का एक केंद्र बन चुका था। तो इसने यहां पे क्या कर दिया, मांडू को लूटा, और मांडू को लूटने के साथ ही जब ग्वालियर से गुजर रहा था, कहां पर, ग्वालियर से, तो ग्वालियर में एक निर्माण कार्य करवाया, ठीक है, वो भी किसका, कैसा, गुंबदनुमा, ठीक है। ग्वालियर में एक गुंबदनुमा निर्माण कार्य करवाया, और उस निर्माण कार्य में जो स्थान जो है ग्वालियर में है, लेकिन यहां पर जो निर्माण करवाया है वो है विश्राम गृह का। तो ग्वालियर में गुंबदनुमा विश्राम गृह का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने, ये विश्राम गृह। अब जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या है वो उन्हीं के एक सुपुत्र कर देते हैं, नाम है अलाउद्दीन खिलजी, मतलब सुपुत्र तो नहीं कहेंगे, मतलब उनके उत्तराधिकारी जो आने वाले हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, प्लानिंग के तहत यहां पर इनकी मृत्यु या हत्या करवा देते हैं, और उसके बाद जो नया व्यक्ति बन जाता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस समय साबित हुआ था खिलजी राजवंश में, ठीक है। इनका नाम हमेशा सामने आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो एक बाजार व्यवस्था भी चालू कर दी थी, कोई ये कोई वो, मतलब जनता को सहूलियत देने के बहुत सारे काम किए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1305 में मांडू पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, मांडू पर अधिकार। ये क्वेश्चन आता है यहां पर कि मांडू पर अधिकार कब किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में मांडू पर अधिकार कर लिया, और मांडू पर अधिकार करने के साथ ही एक और क्वेश्चन बनेगा यहां पर कि मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया है।
तो मंसूर के किले का निर्माण भी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब मंसूर का किला फेमस है क्यों? क्योंकि एक मंदिर भी यहाँ पर। तो पहले तो ये देख ले कि मंसूर का किले का निर्माण किसने करवाया। तो ये निर्माण कार्य जो हो गया वो तो अलाउद्दीन ने करवा दिया, लेकिन मंसूर के किले में एक मंदिर है, उसे बोला जाता है तपेश्वर महादेव मंदिर। तपेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये मंसूर के किले में है। अब खिलजी राजवंश समाप्त होने के बाद एक वंश आता है आपका तुगलक। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो तुगलक वंश है, उस तुगलक वंश में एक प्रमुख हुए मोहम्मद तुगलक, ठीक है, जिसे महमूद तुगलक के ना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, मोहम्मद तुगलक। अब महमूद तुगलक ने भी क्या किया? अपने राज शासन को आगे बढ़ाया और फिर क्या किया? आगे की ओर जाते हुए 1344 के आसपास, 1344 में धार के किले का निर्माण करवाया। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पर कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो धार के किले का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। इस धार के किले में क्या है? इस धार के किले में तो बहुत कुछ है। कालका मंदिर है यहाँ पर, कालका मंदिर, और कालका मंदिर के साथ ही इसी किले में एक और महल, खरबूजा महल, खरबूजा महल भी धार के किले में है, और एक मकबरा है अब्दुल शाह चंगल, ठीक है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी या एमपी पुलिस कोई सी भी एग्जाम हो यहां से बहुत बार पूछा गया है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा, तो ये भी कहां पर है? ये धार के किले में है। अब उसके बाद क्या हुआ? तुगलक वंश से संबंधित एक अभिलेख मिलता है जो दमोह से मिलता है। कहां से मिलता है? दमोह से। और दमोह के इस अभिलेख का नाम है बटियागढ़ अभिलेख, बटियागढ़ अभिलेख। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है यहां पर कि बटियागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है। तो पहले तो बटियागढ़ अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ दमोह से, दमोह, दमोह से प्राप्त हुआ। इसका जो संबंध है वो तुगलक वंश से है, और तुगलक वंश में यह बताया गया है कि उस समय जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, तो उस दिल्ली का प्राचीन नाम या मध्यकालीन नाम क्या था? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली का जो नाम मिलता है वो था जोगिनीपुर। क्या था? जोगिनीपुर। अगर पूछता है भी है कि तुगलक वंश के इस अभिलेख में क्या मिलता है दिल्ली का नाम, तो दिल्ली का नाम मिलता है जोगिनीपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये बहुत कम मिलते हैं ना, जोगिनीपुर। फिर क्या? अब ये तुगलक वंश भी गया और आखिर में जाके लोधी वंश पे टिकते हैं, और लोधी वंश में जाके 1517 के आसपास, ठीक है, 1517 में इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी क्या करता है? इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर के राजा, अब ग्वालियर के राजा कौन? विक्रमजीत सिंह। ग्वालियर के राजा का नाम है विक्रमजीत सिंह को परास्त कर दिया, और परास्त करने के साथ ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। अब ये परास्त तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? विक्रमजीत सिंह ने अपनी इसको, मतलब इब्राहिम लोधी की अधीनता को स्वीकार कर लिया और फिर से अपना राज शासन एकत्रित कर लिया। अब फिर दोनों मित्र भी बन गए। और फिर बाद में क्या हुआ? बाद में यह हुआ कि 1526 में बाबर आया, और बाबर ने क्या किया? पानीपत का युद्ध किया, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं, 1526 में। और उसी युद्ध में इब्राहिम लोधी का साथ किसने दिया था? विक्रमजीत सिंह ने। और विक्रमजीत सिंह क्या हुआ? उस युद्ध में मारा गया। तो भारतीय इतिहास में भी एक क्वेश्चन बनता है कि मध्यकाल का ऐसा कौन सा सुल्तान या बादशाह हुआ जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया? तो वो कौन? इब्राहिम लोधी। और ये तो सुल्तान हो गया, और विक्रमजीत सिंह जो इनके मित्र थे वो भी सभी मित्र बन गए थे, वो भी क्या हो गए? यहां पर मारे गए थे। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत हुआ किसके संदर्भ में? मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो शॉर्ट यहां पे देखें किस प्रकार से यहां पर सल्तनत कालीन व्यवस्था चालू होती। दिल्ली सल्तनत का समयकाल 1206 से लेकर 1526 के समयकाल के बीच में है। पहला एक अफगान आक्रमणकारी आता है, नाम क्या? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, और ग्वालियर के राजा कौन थे? लोहंगदेव। लोहंगदेव के ऊपर 1195 में एक आक्रमण किया था। लेकिन गोरी के जाने के बाद उनका गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वही कुतुबुद्दीन ऐबक 1195-1196 में क्या करता है? ग्वालियर पर आक्रमण करता है,
और उसे जीतता भी है, और ग्वालियर जीतने के साथ साथ ये त्रिभुवनगढ़ को भी क्या कर लेता है, जीत लेता है। त्रिभुवनगढ़ में एक मंदिर है, त्रिभुवन मंदिर, ठीक है, जो राजस्थान में आता है और फेमस मंदिर है। और उसके साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक साल बाद, मतलब वही सीरीज 1195 96 और 1196 और 97 में कहां पर, उज्जैन में आक्रमण कर लूटपाट की। 1203 में बुंदेलखंड के राजा चंदेल कौन, परमार्दी देव को परास्त कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी परमार्दी देव ने, जिसके कारण परमार्दी देव के मंत्रियों ने परमार्दी देव की क्या कर दी थी, हत्या। इसके पहले वाले टॉपिक में ये सब चीजें हो चुकी है। उसके बाद 1210 में होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, और उनका जो उत्तराधिकारी है, उनका दामाद आता है इल्तुतमिश, जो क्या करता है, पहले उज्जैन, मांडू, ग्वालियर पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। मतलब मालवा प्रांत पर भी अब क्या हो गया था, दिल्ली सल्तनत का एक अधिकार हो गया था। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की किसने, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश का क्वेश्चन बनेगा यहां पर कि महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट किसने की, तो इल्तुतमिश ने की। उज्जैन में लूटपाट किसने की, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। लेकिन क्या हुआ, इसी 1231 की कड़ी में प्रतिहार राजाओं, ठीक है, जो कहां के थे, ग्वालियर के प्रतिहार राजाओं को 1231 में इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया। 1234 में, क्योंकि 1236 में तो इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी जर्जर अवस्था या वृद्धावस्था उस समय आ चुकी थी। तो उस समय क्या हुआ, 1234 में राजपूत सरदार जो थे छहदेव, और छहदेव ने इल्तुतमिश को क्या कर दिया, परास्त कर दिया था। अब इनके बाद जो राजा हुए, मतलब सुल्तान बने, वो कौन, बलबन सिंह। तो बलबन है यहां पर 1251 में। 1251 में बलबन ने अपने सेनापति, नाम है उलुग खां, तो उलुग खां के नेतृत्व में कालिंजर पर आक्रमण किया, और चंदेरी के राजा और नरवर के राजा कौन, चहारदेव या जहरदेव को क्या कर दिया, परास्त कर दिया, मतलब आक्रमण किया वहां पर। उसके बाद गुलाम वंश के बाद उसके बाद ही आ जाता खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने मांडू को लूटा था और ग्वालियर में गुंबदनुमा विश्राम गृह का निर्माण करवाया था। लेकिन मुख्य बिंदु यहां से, इसको ध्यान रखना है यहां पर, अलाउद्दीन खिलजी ने मांडू पर अधिकार कब किया, 1305 में किया, और उसके बाद 1305 में मांडू पर अधिकार करने के बाद ही एक किले का निर्माण करवाया। कौन सा, मंसूर का किला। कोई सोचता भी नहीं कि मंसूर का किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवाएगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ही मंसूर के किले का निर्माण करवाया है। और यही इसी मंदिर में, इसी किले में क्या है, तपेश्वर महादेव मंदिर है। मोहम्मद तुगलक ने 1344 में धार के किले का निर्माण करवाया। अब दो किले, अब मंसूर का किला हो या फिर धार का किला हो, दोनों किले का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने मंसूर के किले का, मोहम्मद तुगलक ने 1344 में धार के किले का निर्माण करवाया था। और इसमें क्या है, खरबूजा महल, अब्दुल शाह जंगल का मकबरा और खरबूजा महल है। अब उसके बाद आता है बटियागढ़ अभिलेख का संबंध कहां से है, दमोह से प्राप्त हुआ है, तुगलक वंश से इसका संबंध है, और दिल्ली का जो नाम है वो जोगिनीपुर मिलता है। 1517 में इब्राहिम लोदी ने क्या किया, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को पराजित कर दिया और ग्वालियर पर अधिकार करते हुए उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। लेकिन बाद में इनकी भी क्या हो गई, मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसी के साथ में शुरू होगा मुगल राजवंश। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शुरू करते हैं नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत का समयकाल पढ़ने के बाद अब यहां से मुख्य जो प्रश्न शुरू होते हैं इस टॉपिक में आपके, वो है मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, और ये मालवा में जो स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत आई है ना, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत। अब ये जो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत है, इसका जो जनक है, इसको माना जाता है, किसको, ये माना जाता है दिलावर खां को, दिलावर खां। अब पहले तो दिलावर खां के बारे में पढ़ लेते हैं कि दिलावर खां कौन है। मालवा के अंतर्गत जो दिलावर खां आता है वो तुगलक वंश के अधीन, तुगलक वंश के अधीन, तुगलक वंश के अधीन मालवा का सूबेदार था। अब ये मालवा का जो सूबेदार रहा दिलावर खां, तो ये 1390 से लेके 1401 तक, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर,
1390 से लेके 1401 तक क्या होता है, दिलावर खां तुगलक वंश के अधीन मालवा का सूबेदार रहता है। लेकिन जैसे ही तुगलकों की स्थिति 1401 में कमजोर पड़ती है, तब उस स्थिति का फायदा कौन उठाता है, दिलावर खां। और दिलावर खां क्या करता है, 1401 में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना करने वाला कौन होगा, दिलावर खां। पॉइंट को ध्यान रखना, अब ये स्थापना तो कर दी यहां पर, लेकिन इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, ये भी क्वेश्चन आता है। सल्तनत राज्य स्थापना कर देता है। अब जो राजधानी थी दिलावर खां ने, तो राजधानी किसको बनाया, धार को बनाया। राजधानी बन गई इनकी धार। और ये जो दिलावर खां है, इसका मूल नाम पूछा जाता है, किसका मूल नाम क्या है, तो दिलावर खां का मूल नाम है हुसैन। क्या नाम है, हुसैन। हुसैन साहब हुए हैं। ठीक है, अब मालवा का सूबेदार, लेकिन अब तो एक रियासत के राजा ही बन गए, और नाम क्या रखा, हुसैन, इनका मूल नाम था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि राज शासन ज्यादा लंबा ना चलते हुए 1401 में स्थापना करके 1406 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद ही इनका उत्तराधिकारी आया, और दिलावर खां का जो उत्तराधिकारी है वो कौन, यहां इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराधिकारी था हुसंग शाह गोरी, जिसे हम कहते हैं अलप खां या अल्प खां, जो भी क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से देखना है। तो उत्तराधिकारी अलप खां, जिसे कहा जाता है हुसंग शाह गोरी। अब ये हुसंग शाह गोरी क्या हुआ, नया सुल्तान बन गया, कहाँ का, मालवा की इस सल्तनत का। फिर क्या किया, पहला काम यह किया कि जो राजधानी धार में उस समय हुआ करती थी, तो हुसंग शाह गोरी ने अपनी राजधानी को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और राजधानी को परिवर्तित करके धार से कहा, मांडू। और मांडू तो हम इसे अब बोलते हैं, लेकिन पहले जो मांडू है इसका नाम क्या हुआ करता था, साहदियाबाद। तो याद रखना है यहां पर कि किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित करते हुए धार से साहदियाबाद की थी, तो वो कौन है, हुसंग शाह गोरी, जिन्हें हम हुसंग शाह के नाम से भी जानते हैं, और इनका जो नाम है वो अलप खां है। तो ये राजधानी परिवर्तित कर लेते हैं साहदियाबाद में। लेकिन उसके बाद हुसंग शाह गोरी ने क्या किया, इन्हीं हुसंग शाह गोरी ने एक शहर बसाया, शहर की स्थापना की, जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं, होशंगाबाद। होशंगाबाद। और क्वेश्चन आता है कि होशंगाबाद की नींव किसने रखी या संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन बन जाता है, हुसंग शाह के नाम पर ही इस शहर का नाम होशंगाबाद पड़ा था। राज शासन आगे बढ़ा, और फिर क्या, फिर तो यह हुआ, एक आक्रमण कर दिया, किसने, हुसंग शाह गोरी ने। कहां पर, 1423 में, 1423 में गागरोन किला। ठीक है, गागरोन किला यह आता है कहां पर भैया, राजस्थान। और राजस्थान का एक शहर है आपका झालावाड़। क्या नाम है, झालावाड़। तो 1423 में हुसंग शाह गोरी या अलप खां ने क्या किया, गागरोन किला झालावाड़ में आक्रमण किया, और गागरोन किले को क्या कर लिया, जीत लिया। तो यहां पे बस इतना ध्यान रखो कि 1423 में गागरोन किले को जीता, और जीतने के बाद इस विजय के उपलक्ष्य में, यहां से अब क्वेश्चन बनता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण, विजय स्तंभ। किसका निर्माण, विजय स्तंभ। हाँ समझ गया हूं मैं, विजय स्तंभ आप चित्तौड़गढ़ बोल रहे हैं ना, लेकिन वो नहीं, ये कहां पर, मांडू। यहां पे क्वेश्चन ध्यान रखना है कि मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण हुसंग शाह गोरी ने करवाया था, जबकि चित्तौड़गढ़ राजस्थान के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। जैसा प्रश्न हो वैसा आंसर होना। विजय स्तंभ मांडू में है, निर्माता कौन है, हुसंग शाह गोरी। लेकिन फिर क्या, एक समय काल आया 1400, ठीक है, 1435 में क्या हो गई, हुसंग शाह की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद क्या बना, मकबरा।
तो मकबरा किसका? हुसैन शाह गोरी का। तो सीधा सा एक क्वेश्चन बनता है, हुसैन शाह का मकबरा कहां पर है? तो हुसैन शाह का मकबरा कहां पर है? मांडू में है। और इस हुसैन शाह के मकबरे के जो निर्माता है, वो निर्माता, अब आदमी जीते जी तो अपना मकबरा बनाएगा नहीं, ठीक है, तो निर्माता कौन है? महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी ने ये जो हुसैन शाह का मकबरा बनवाया था, ये बनाया था 1 साल बाद 1436 में। हो गया क्लियर यहां तक कि हुसैन शाह गोरी की मृत्यु 1435 में होती है, 1436 में मकबरा बनता है। और मकबरा बनाने का काम कौन करता है? ये करता है कौन? ये व्यक्ति जिसका नाम महमूद खिलजी है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि हुसैन शाह के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो हुसैन शाह के मकबरे को कहा जाता है, यहां पे देख लो क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का ताजमहल। मध्य प्रदेश का ताजमहल, यह मध्य प्रदेश का ताजमहल हुसैन शाह के मकबरे को कहते हैं, क्योंकि संगमरमर से निर्मित पहली इमारत मध्य प्रदेश में, संगमरमर से निर्मित पहली इमारत कौन सी होगी? यही होगी हुसैन शाह का मकबरा। अब आगरा के ऊपर ध्यान नहीं जाना है, क्योंकि समय काल देख लो यहाँ पर क्या है, 1435-36 चल रहा है, अभी शाहजहां पैदा भी नहीं हुआ है, शाहजहां का बाप भी पैदा नहीं हुआ है अभी, है ना, तो चीजों को ध्यान रखें, और उसका बाप भी पैदा नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो यहां पर जो मध्य प्रदेश का ताजमहल है वो हुसैन शाह के मकबरे मांडू को कहा जाता है, जो संगमरमर से निर्मित एक इमारत है। समय व्यतीत हो गया, मुस्लिम सल्तनत आगे बढ़ी, और मुस्लिम सल्तनत आगे बढ़ने के साथ ही 1510 में एक और राजा हुआ, ठीक है, 1510 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय। महमूद शाह खिलजी द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक होने के साथ ही महमूद शाह खिलजी ने अपने एक सलाहकार, इनका एक सलाहकार था, सलाहकार को यहां पे देखो, यहां पे ये ध्यान रखना है कि महमूद शाह खिलजी का सलाहकार कौन है? तो ये व्यक्ति होगा कौन? रायचंद पूर्बिया। रायचंद पूर्बिया। तो रायचंद पूर्बिया को मेदनी रॉय की उपाधि थी, मेदनी रॉय या मदनी रॉय की उपाधि। तो मेदनी राय कोई व्यक्ति नहीं है, मेदनी रॉय एक उपाधि है, और मेदनी रॉय जो उपाधि है वो दी गई है रायचंद पूर्बिया को, और वो देने वाला व्यक्ति है ये महमूद शाह खिलजी द्वितीय। हो गया यहां तक। फिर क्या? फिर तो यह हुआ, अब यहां पर बात चल रहेगी, तो अब क्वेश्चन बनेगा यहां से कि 1526 में कौन आ गया? बाबर। 1526 में कौन आ गया? बाबर। और बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ लिया? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ लिया, इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। लेकिन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ साथ बाबर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंदेरी, किसको? ग्वालियर और चंदेरी को जीता था बाबर ने, याद रखना यहां पर, ग्वालियर और चंदेरी, ग्वालियर चंदेरी को, चंदेरी पर आक्रमण किया है ना, चंदेरी पर आक्रमण किया, यह आक्रमण कर दिया किसने? बाबर ने। तो ये आपका, अब यहां पे मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो यहां पे बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप लोग, यहां पर युद्ध भी हो जाता है, कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। वो कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और उसका मित्र विक्रमजीत सिंह मारा गया था, और इस पराजय के साथ में ही दिल्ली सल्तनत नष्ट हो गई थी, और उसके बाद भारत में मुगलों का दौर शुरू हो गया था, और उस मुगल दौर में ही बादशाह बन गया था कौन? बाबर। तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद उसी समय 1526 में बाबर ने ग्वालियर और चंदेरी पर आक्रमण किया, लेकिन इतना सफल नहीं हुआ जितना सफल होगा। कब होगा सफल? तो यहां पर होगा जब मध्य प्रदेश का इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाएगा। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1528 में, और 1528 में ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था बाबर और मेदनी रॉय के बीच में।
अब बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में लड़ा गया था, तो बाबर क्या हो गया, विजित। अब सारे जो चारों के चारों युद्ध थे वो कौन, बाबर जीत लेता है। यहां पे देखना, बाबर विजित हुआ, लेकिन मेदिनी रॉय की चंदेरी के युद्ध में क्या हो गई, पराजय हो गई। अब पराजय होने के बाद एक संधि हो गई, यह संधि हो गई कि बाबर के जो पुत्र है, कौन, बाबर का एक जो पुत्र है वो है कौन, हुमायूं। लेकिन हुमायूं के भी 3-4 भाई थे, ठीक है। जैसे कि बाबर का जो बेटा था हुमायूं, हुमायूं का भाई कामरान, कामरा का भाई मिर्जा अस्करी, मिर्जा हिंदा, और एक चचेरा भाई कौन, सुलेमान मिर्जा। ये अलग अलग जहां पर इनके भाई थे। तो ये हुआ कि विजित बाबर हुआ, और बाबर के कौन पुत्र, बाबर के पुत्र का नाम है कामरान और हुमायूं। कामरान हुमायूं का विवाह, कामरान हुमायूं का विवाह मेदिनी रॉय की पुत्रियों से हुआ, मेदिनी रॉय की पुत्रियों से हुआ। यहां तक आया पॉइंट समझ में। उसके बाद क्या, उसके बाद आगे देखेंगे, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए आप लोग। तो यहीं पर 2 पॉइंट बन गए। ये मुगल काल से संबंधित पहला पॉइंट बन गया, ये मुगल काल से संबंधित दूसरा पॉइंट बन गया, ठीक है। यहाँ पर तो 2 पॉइंट जहां पर क्लियर होने चाहिए हमें, कि मुगल काल अलग से नहीं, मैं मुगल काल अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुगल काल अगर अलग से पढ़ाऊंगा ना, तो ये जो पॉइंट जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। फिर आप सोचेंगे वहां पर क्या हुआ था, यहां पर क्या हुआ था। तो ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ एक सिस्टमेटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि अगर मुगल काल को अलग पढ़ाना गया तो फिर ये चीजें छूट जाएगी कि ये जानकारी कहां से, ये जानकारी कहां से, ठीक है। तो ये हमारा इसी के साथ में मुगल काल भी चलता रहेगा कि सल्तनत में, मालवा की स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत में। तो पहले तो पॉइंट देख लीजिए आप लोग, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत का जनक कौन था या संस्थापक कौन था, तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत का संस्थापक दिलावर खां था। लेकिन दिलावर खां कौन था, वो तुगलक वंश के अधीन 1390 से लेकर 1401 तक मालवा का सूबेदार था, और मालवा के सूबेदार ने तुगलों की स्थिति को कमजोर होती हुई स्थिति का 1401 में फायदा उठाया, और 1401 में मालवा में, कहां पर, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की नींव या फिर स्थापना कर दी। प्रारंभिक इस अवस्था में जो राजधानी बनाई थी वो 1401 में धार को बनाई थी, और ये इसका मूल नाम था वो क्या था, हुसैन था। 1406 में मृत्यु हो जाती है, और 1406 में मृत्यु होने के बाद इसका बेटा आता है जिसे हम अल्प खा या अलप खा बोलते हैं, जिसका मूल नाम हुसंग शाह गोरी। ये याद रखना है कि हुसंग शाह गोरी का कौन है, तो हुसंग शाह गोरी कोई और नहीं, अलप खां ही है। और अलप खां क्या करता है, राजा बनता है, और सबसे पहले अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए राजधानी को धार से लेके कहां पहुंच जाता है, मांडू पहुंच जाता है। अब मांडू का प्राचीन नाम क्या है, तो मांडू का प्राचीन नाम सादियाबाद है, और उसी के साथ मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर कौन सा, होशंगाबाद। होशंगाबाद का नामकरण भी किसके नाम पर हुआ है, हुसंग शाह के नामकरण के आधार पर हुआ है। फिर क्या, 1423 में हुसंग शाह ने क्या किया, एक विजय प्राप्त की। 1423 में गागरोन किला कहां पर आता है, झालावाड़ राजस्थान, और इस किले को विजय करने के उपलक्ष्य में ये जो है विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ कहां पर, मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में भैया मांडू में है, और मांडू में विजय स्तंभ का निर्माता हुसंग शाह गोरी या अलप खां है। लेकिन मैं पहले बोल चुका हूं, एक चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है जिसका निर्माण राणा कुंभा करवाएंगे, वो पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है। ये मध्य प्रदेश का है विजय स्तंभ। 1435 में हुसंग शाह गोरी की मृत्यु हो जाती है, और हुसंग शाह का मकबरा बनता है, और ये हुसंग शाह का मकबरा कहां पर है, तो मांडू में है। और हुसंग शाह के मकबरे का निर्माता कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बनता है, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने हुसंग शाह के मकबरे का निर्माण 1436 में करवाया, और इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का ताजमहल। क्यों, क्योंकि यह संगमरमर से निर्मित पहली इमारत, अगर पूछता है कि संगमरमर से निर्मित पहली इमारत कौन है, तो वहां पर बता देना हुसंग शाह का मकबरा है। फिर इन्हीं के वंशज में चलते हैं। 1510 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय आता है, जिसका राज्याभिषेक होता है। ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका सलाहकार है कौन, रायचंद पूर्विया। और रायचंद पूर्विया को उपाधि दी गई है कौन सी, मेदिनी रॉय। तो मेदिनी रॉय की उपाधि किसको मिली है, रायचंद पूर्विया को, और रायचंद पूर्विया को ये उपाधि दी है महमूद शाह खिलजी द्वितीय के द्वारा। उसी के कड़ी में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होगा, जिसमें बाबर जीतेगा, विजय लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा, और ग्वालियर और किसके ऊपर,
ये वाला क्षेत्र चंदेरी, इसके ऊपर आक्रमण करेगा। लेकिन उसके बाद सफल आक्रमण होगा चंदेरी के युद्ध में 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में होगा, जिसमें बाबर की विजय होगी और मेदिनी रॉय की पराजय होगी। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक संधि, और संधि में यह होगा कि बाबर के जो पुत्र कामरान और हुमायूं, उनका विवाह होगा मेदिनी राय की पुत्रियों से। इसके शॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मालवा की इस मुस्लिम स्वतंत्र सल्तनत में अब आगे शुरू हम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले देख लेते हैं 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद एक बीच में युद्ध होता है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा की पराजय हो जाती है। उसके बाद 1528 में हमने अभी चंदेरी का युद्ध देखा है, जिसमें बाबर मेदिनी रॉय को पराजित कर देता है। लेकिन एक लास्ट युद्ध होता है, वो होता है कौन सा, वो बाबर और अफगानों के बीच में, ठीक है। और इब्राहिम लोदी का नाम सुना है, लोदी का ही एक वंशज है महमूद लोदी, और महमूद लोदी क्या करता है, घग्गर का युद्ध, और घग्गर का युद्ध होता है वो 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है। अब इस महमूद लोदी को पराजित करने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष पर या अधिकांश हिस्से के ऊपर मुगल राजवंश स्थापित हो जाता है। और उसके बाद बाबर की मृत्यु होती है। बाबर की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा आता है हुमायूं, और हुमायूं थोड़ा शासन करता ही है, और हुमायूं के राजा बनने के साथ ही उसका एक सूबेदार होता है। वो सूबेदार है शेर शाह सूरी, जिसे हम शेर खान के नाम से भी जानते हैं। तो शेर शाह सूरी जब हुमायूं राजा था, उस समय बंगाल और बिहार का सूबेदार था। तो उसने हुमायूं को क्या कर दिया था, दिल्ली के सिंहासन से बेदखल कर दिया था, और खुद कहाँ का, इस सल्तनत का एक स्वतंत्र राजा बना था। बाद में फिर हुमायूं ने क्या किया, अफगानी सेना को इकट्ठा किया। बाद में जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई और उसका बेटा आया था या उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी, तो उस समय क्या हुआ था, वापस से अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था। फिर पुनः हुमायूं स्थापित होगा। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश से संबंधित एक शेर शाह सूरी का एक पॉइंट बनता है, क्या कि शेर शाह सूरी का जब शासनकाल चल रहा था, तो शेर शाह सूरी का एक सूबेदार था। शेर शाह सूरी तो पहले खुद सूबेदार था, लेकिन जब स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया या फिर पूरा सल्तनत उसके हाथ में आ गई, तो शेर शाह सूरी ने भी अपने सूबेदार बिछा के रखे थे या स्थापित करके रखे थे। तो शेर शाह सूरी का सूबेदार कहाँ का, मांडू और मालवा का। तो ये मांडू और मालवा का जो सूबेदार था, उसका नाम था सुजायत खां। क्या नाम था, सुजायत खां। अब ये इतना क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अगर इतना नहीं बताऊंगा ना तो फिर चीजें समझ में नहीं आ पाएगी, ठीक है, कि ये सुजायत खां कौन सा आ गया। क्योंकि सुजायत खां है ना, यही क्या करता है 1556 में। अब ये इसमें ज़्यादा पॉइंट तो है नहीं। सुजायत खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाती है 1556 में। लेकिन 1556 में मृत्यु के पश्चात सुजायत खां का उत्तराधिकारी आता है। उस उत्तराधिकारी का नाम मालवा की या फिर मांडू की ऐतिहासिक कथाओं में आज भी अजर अमर है। तो सुजायत खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यह उत्तराधिकारी हुआ आपका मियां बाजिद खां। मियां बाजिद खां। अब ये मियां बाजिद खां है ना, ये नाम तो कम लोगों ने सुना है, लेकिन ये व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा, बाज बहादुर। बाज बहादुर। तो बाज बहादुर है ना, इसका मूल नाम क्या है, मियां बाजिद खां। तो ये मियां बाजिद खां या बाज बहादुर उत्तराधिकारी है सुजायत खां का, और राजा बनता है 1556 में। और सुजायत खां है वो सूबेदार था मालवा और मांडू का, और किसके अधीन था, वो था शेर शाह सूरी के अधीन। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां से राज शासन शुरू हुआ, और बाज बहादुर के साथ में इसकी रानी या फिर बाद में पत्नी हुई कौन, रानी रूपमती। रानी रूपमती, ठीक है। रानी रूपमती की सुंदरता पर एक तरीके से क्या हो गया, निशार हो गया था कौन, बाज बहादुर। और उससे विवाह की एक प्रेम के कारण क्या हुआ, विवाह भी हुआ। लेकिन विवाह के पूर्व कुछ शर्त भी रखी गई कि रानी रूपमती ने बोला कि भैया मैं अपना ना तो धर्म छोड़ूंगी और इनका एक
एक इनकी एक विरासत के अंतर्गत या इनका एक नियम था कि ये जब भी कोई काम करेंगी वो नर्मदा दर्शन के बाद या स्नान करने के बाद ही करेंगी। तो फिर क्या हुआ, रानी रूपमती की बाज बहादुर ने यह सारी मांगे मानी और इसीलिए रानी रूपमती के लिए क्या करवाया, मांडू में ही क्या करवाया, रानी रूपमती महल का निर्माण करवाया और स्नान करवाने के लिए, स्नान करने के लिए एक कुंड बनाया जो एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा कुंड, रेवा कुंड। तो रेवा कुंड कहां पर है, तो रेवा कुंड भी कहां पर है, मांडूधार में है। लेकिन रेवा कुंड और रूपमती महल दोनों का निर्माता कौन है, बाज बहादुर खां है और ये किसके लिए बने हैं, रानी रूपमती के लिए बने हुए हैं। अब फिर समयकाल व्यतीत हुआ है, अब दोनों ने क्या किया, प्रेम रस से परिपूर्ण, ठीक है, प्रेम रस से परिपूर्ण कई रागों की रचना की। अब राग मतलब क्या किया, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ सृजन किया, तो परिपूर्ण रागों की रचना की। अब वो राग जो है वो है, एक है मालवी, गुजरी, राग बखानी, तोड़ी राग, तोड़ी राग। इसके आगे भी है, पहले तो ये देखो, मालवी गुजरी हुआ, तोड़ी राग हुआ और तोड़ी के राग के साथ में राग बखानी हुआ और उसके साथ में रागिनी और बस उसके बाद रागिनी, रागिनी के बाद बाज बखानी, बाज बखानी। ये सभी जो राग हैं ये दोनों पति पत्नी या राजा रानी ने मिलकर इनकी रचना की थी। अब आ रहा समझ में यहां पर तो पॉइंट को समझना है कि रानी रूपमती और बाज बहादुर ने किन रागों की रचना की, तो मालवी गुजरी, राग बखानी, तोड़ी राग, रागिनी और बाज बखानी, इन रागों की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। अब इसके बीच में क्या हुआ, ये मियां वाजिद खान ने क्या किया, गोंड वंश की रानी, अब गोंड वंश की उस समय जो रानी थी, रानी कौन थी, दुर्गावती। तो गोंड वंश की रानी दुर्गावती पर कई असफल आक्रमण किए, मतलब गोंड वंश को ये अपने राजशासन में मिलाना चाहता था, लेकिन आक्रमण तो किए, लेकिन आक्रमण में कभी भी उसको विजित करने में सफल नहीं हो पाया। तो मियां वाजिद खान साहब तो बिल्कुल जीत नहीं पाए। लेकिन प्रेम की जो कथा है, अगर पूछता है कि मांडू के इतिहास में या फिर वर्तमान में भी आज भी किसकी प्रेम कथाएं प्रचलित है, तो वहां पे ध्यान रखना है, बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथाएं आज भी क्या है, प्रचलित है। कहां पर, यही मांडू धार में। अब उसके बाद यह हुआ कि उस समय जो मांडू रियासत हुआ करती थी या मांडू राज्य हुआ करता था, तो उस समय मांडू की भी एक राजधानी हुआ करती थी, राजधानी मांडू की। अगर पूछता है ना कि बाज बहादुर के समय काल में राजधानी क्या हुआ करती थी, तो फिर आता है आपका आंसर यहां पर संग्रामपुर। अब ये संग्रामपुर क्या है भैया, तो संग्रामपुर जिसे कहा जाता है सारंगपुर, और सारंगपुर वाले तो समझ गए होंगे कि किस जिले का भाग है, तो ये भाग है राजगढ़ का। किसका भाग है, राजगढ़ का। तो ये मियां वाजिद खान या बाज बहादुर साहब होते हैं, इनके समय काल में जो राजधानी होती है वो संग्रामपुर या फिर जिसे हम क्या कह रहे हैं, सारंगपुर, या फिर ये किस जिले में आती है, राजगढ़ में। तो यहीं पर क्या होता है, फिर खतरनाक एक संग्राम होता है, एक युद्ध होता है। कौन सा, सारंगपुर की लड़ाई। सारंगपुर की लड़ाई, ये क्वेश्चन पूछेंगे यहां से कि सारंगपुर की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो सारंगपुर की लड़ाई हुई थी 1561 1562। 1561 1562 में सारंगपुर की लड़ाई हुई थी किसके बीच में, बाज बहादुर। पहले तो कौन, बाज बहादुर। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें बाज बहादुर साहब जो थे ना, इनके जीवन की बिल्कुल छत विच्छत अवस्था हो गई थी, मतलब एक तरीके से पूरा जीवन ही क्या हो गया था, टूट गया था। तो बाज बहादुर के ऊपर क्या हुआ, आक्रमण किया। किसने, आदम खान और पीर खान ने। अब ये कौन है, तो बाज बहादुर, पहले तो ये यहां पे ध्यान रखो, बाज बहादुर खान और आदम खान
और पीर मोहम्मद खान, पीर मोहम्मद, यहां पे याद रखना, पीर मोहम्मद खान। बाज बहादुर खां और पीर मोहम्मद खान, अब ये जो है ये कौन है, दोनों के दोनों, इसके बारे में यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है अकबर के सेनापति, अकबर के सेनापति, क्योंकि अब अकबर है ना वो अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा था और जितनी भी रियासतें उस समय हुआ करती थी, जितने भी राज्य हुआ करते थे, उन्हें मुगल राजवंश के अधीन ला रहा था। तो उसी बीच में मांडू के इन खूबसूरत महलों के ऊपर उसकी नजर पड़ी और ये जो रियासत उससे अलग हो गई थी उसको उसने क्या करा, अपने अधीन करने की सोची। तो इसके लिए सारंगपुर के ऊपर लड़ाई करी 1561-62 में और अकबर ने अपने सेनापति कौन, ये आदम खान और पीर मोहम्मद खान को भेजा। अब इनको भेजने के बाद क्या हुआ, इस भयंकर लड़ाई में जो हुई ना, इसमें क्या हुआ, बाज बहादुर की क्या हो गई, पराजय हो गई। यहां पे ध्यान रखना है, बाज बहादुर की क्या हो गई, पराजय हो गई। और ये जो बाज बहादुर साहब है ये क्या हो गए, मैदान छोड़कर भाग गए। अब मैदान छोड़कर भाग गए तो ये तो भाग गए, लेकिन इनकी रानी कौन रह गई, रानी रूपमती। तो रानी रूपमती जो थी, अब नाम ही रूपमती है, मतलब क्या, सुंदरता का एक चमचमाता हुआ चेहरा या फिर एक चांद का टुकड़ा, जिसके प्यार में कौन पागल हो रहा था, यहां पर अकबर। और अकबर ने इच्छा जताई कि रानी रूपमती को क्या, वो अपनी रानी बनाएंगे। लेकिन रानी रूपमती और रानी रूपमती और बाज बहादुर के बीच जो प्रेम वर्णन था वो बहुत ही क्या था, एक तरीके से बहुत ही अजर अमर तरीके से था। इसके लिए क्या किया, रानी रूपमती ने क्या कर ली, इस घटना से बचने के लिए रानी रूपमती ने क्या कर लिया, जहर खा लिया। जहर खाकर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद ही क्या हो गई, रानी रूपमती की ये जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि बाद में जब बाज बहादुर खां को मालूम पड़ा कि यहाँ पर सारंगपुर, अब ये यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा है ना, कि सारंगपुर में क्या हो गई, बाज बहादुर की पत्नी कौन, रानी रूपमती की मृत्यु हो गई। बाद में क्या होता है, बाज बहादुर साहब यहाँ आते हैं, विलाप करते हैं और सर पटक पटक के अपनी क्या कर लेते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। तो अब क्वेश्चन यहां से बनेगा क्या, यहां पे देखिए, रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा, बाज बहादुर का मकबरा कहां है, तो रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा उनकी राजधानी कहां पर, सारंगपुर में है। और सारंगपुर किसका भाग है, राजगढ़ का। और इनकी ये जो समाधि है ना, इस समाधि का निर्माण किसने करवाया था, इस समाधि का निर्माण करवाया था वही खलनायक जो बना था बीच में। यह मकबरा बनाने वाला भी कौन होगा, अकबर। बाद में मालूम पड़ा, इसे क्या मालूम पड़ा कि भैया ये तो बहुत गलत हो गया अपने हाथ से, दो तोता मैना की जो जोड़ी है वो क्या हो गई, टूट गई, बिखर गई। ठीक है, तो इसके कारण इसलिए यहां पर क्या कर दिया, मकबरा बना दिया गया। और किसने बनवाया, अकबर ने। तो अब क्लियर हुआ यहां तक। अब उसके बाद क्या हुआ, ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती गई और बाद में क्या होता है, एक युद्ध होता है। कौन सा, धर्मट का युद्ध। ये क्वेश्चन आता है यहां से कि धर्मट का युद्ध कब हुआ, तो धर्मट का युद्ध 1658 में, 1658 में। ये तो हम देख लेंगे, लेकिन पहले एक और पॉइंट यहां पे ध्यान रखना आप लोग, है ना। यहां से क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मालवा का अंतिम स्वतंत्र मुस्लिम राजा, ठीक है, मालवा का अंतिम स्वतंत्र मुस्लिम शासक कौन था। तो मालवा का स्वतंत्र मुस्लिम शासक जो क्या अंतिम हुआ, वह अंतिम कौन होगा, बाज बहादुर होगा। कौन होगा, बाज बहादुर। क्योंकि इसके बाद जो पूरी मालवा और मांडू का जो क्षेत्र है वो किसके अधीन चला जाएगा, वो चले जाएगा अकबर के अधीन। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक धर्मट का युद्ध 1658 में। अब क्या हुआ, अकबर हुआ, अकबर के बाद क्या हुआ, उसका बेटा आया कौन,
अकबर का बेटा कौन था? जैसे बाबर का बेटा हुमायूं था और हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर था और जहांगीर का बेटा शाहजहां था। लेकिन शाहजहां के भी दो खतरनाक बेटे हुए थे, ठीक है। एक का नाम था औरंगजेब, ठीक है, जो सबसे ही खतरनाक व्यक्ति माना जाता था मुगल काल में, सबसे खतरनाक औरंगजेब और किसके बीच में? तो धर्मट का युद्ध 1658 में औरंगजेब और इसके बड़े भाई, इसका नाम है दारा शिकोह, क्या नाम है? दारा शिकोह के मध्य हुआ। और दारा शिकोह के मध्य में हुआ तो औरंगजेब यहाँ पर क्या हो गया? विजित हो गया। और विजित होने के बाद उसने क्या किया? अपने भाई दारा शिकोह की क्या करवा दी? हत्या करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पर अब शुरू हो जाता है आपका औरंगजेब का दौर। लेकिन उसके बाद फिर एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, अब मालवा पढ़ रहे हैं और मालवा में अगर मस्जिद नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन फिर छूट भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपकी मस्जिदें प्रमुख रूप से यहाँ पर है। तो पहले तो हम लोग, एक मस्जिद है उसका नाम है जामा मस्जिद। अब जामा मस्जिद की बहुत कथाएं चलती है। एक जामा मस्जिद दिल्ली में है, ठीक है, वो जामा मस्जिद अलग है भैया। एक भोपाल की जामा मस्जिद है जिसका निर्माण कुत्सिया बेगम ने करवाया है। और ये मांडू में क्या है? जामा मस्जिद। तो मांडू में जामा मस्जिद है, ये ध्यान रखना है, मांडू में क्या है? जामा मस्जिद है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? हुशंग शाह ने करवाया था। अब पॉइंट हो गया क्लियर। वो जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, कुत्सिया बेगम के द्वारा भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और तीसरी जो मस्जिद आती है मांडू की, और मांडू की जामा मस्जिद का निर्माण है वो हुसैन शाह गोरी या फिर ये होसंग, जो भी नाम दिया आपने इसको, अलब खां वगैरह, उसने करवाया था। अब फिर एक और आती है लाट मस्जिद। लाट मस्जिद। एक आती है कमाल मोला, कमाल मोला मस्जिद। लाट मस्जिद, कमाल मोला मस्जिद, मलिक मुग मस्जिद, मलिक मुग मस्जिद। पहले तो ध्यान रखें, जामा मस्जिद हो गया है, लाट मस्जिद हो गया है, मलिक मुग मस्जिद हो गया है। और इन मस्जिदों के बाद एक आती है दिलावर खां मस्जिद। कौन सी मस्जिद? दिलावर खां मस्जिद। तो ये जो मस्जिद है ये कहां पर है? ये धार में ही है। ये आता है दिलावर खां मस्जिद। तो दिलावर खां मस्जिद, इनका ध्यान रखना, मलिक मुग और दिलावर खां मस्जिद है, ये आपके मांडू में है। कहां पर है? मांडू में। और कमाल मौला की जो मस्जिद है ये धार में है। और लाट मस्जिद है ये भी कहां पर है? धार में है। क्लियर है यहां तक कि जामा मस्जिद कहां पर है? तो वो मांडू में है। मलिक मुग मस्जिद और दिलावर खां मस्जिद है ये भी कहां पर है? मांडू में है। लाट मस्जिद और कमाल मौला की मस्जिद है ये कहां पर है? धार में है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको यहाँ पे। अब क्या देखें? शुरू से देख लीजिए, कहां से, किस तरह से यहां पर इतनी चीजें हो गई। यहां तक इसके पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो वो देख लेना आप। शेरशाह सूरी का मालवा का सूबेदार, मांडू और मालवा का सूबेदार कौन था? सुजायत खां। सुजायत खां की मृत्यु हुई 1556 में। और सुजायत खां का बेटा आया, उस बेटे का नाम क्या है? यही मियां बाजिद खां। और मियां बाजिद खां का मूल नाम क्या? मतलब मियां बाजिद खां मूल नाम है और मूल नाम, ये ओरिजिनल नाम क्या बना? बाज बहादुर खां। अब मूल और ओरिजिनल में कंफ्यूज मत होना है ना, यहाँ पे सीधा सा है। प्रचलित नाम कौन सा है? बाज बहादुर। और मूल नाम क्या है? मियां बाजिद खां। पत्नी कौन? रानी रूपमती। रानी रूपमती के लिए रानी रूपमती महल का निर्माण मांडू में करवाया। रेवा कुंड का निर्माण करवाया कहां पर? वही मांडू में, ठीक है, यही नर्मदा स्नान के लिए। प्रेम रस से परिपूर्ण कई रागों की रचना की, जिसमें मालवी, गुजरी, राग बखानी, तोड़ी राग, रागिनी और बाज बखानी, ये सभी के सभी राग है। और रानी रूपमती और यही मियां बाजिद खान ने करवाए थे। असफल आक्रमण किए बाज बहादुर ने गोंड वंश की रानी दुर्गावती के ऊपर। क्यों? क्योंकि सफल नहीं हो पाएगा। बाद में रानी दुर्गावती क्या होगी? वो भी पराजित होंगी। कहां पर? मतलब वो भी अधीन चले जाएंगे, किसके? मुगलों के अधीन। और ये अकबर के समय काल में आगे आने वाला है। राजधानी जो उस समय हुआ करती थी वो मांडू के साथ में सारंगपुर हुआ करती, जिसे संग्रामपुर बोलते हैं। और ये जिला कौन सा है वर्तमान में? राजगढ़। बाज बहादुर की एक लड़ाई हुई, सारंगपुर की लड़ाई 1562 में हुई, जिसमें अकबर के दो सेनापति थे। अकबर का सेनापति पहला है आदम खान और दूसरा है पीर मोहम्मद खान। और इन दोनों ने मिलकर बाज बहादुर का क्या कर दिया? पराजय कर दिया। कहा जाता है कि मैदान छोड़कर भाग गया। बाद में क्या हुआ? इस विरह के कारण क्या हुआ? बाज बहादुर की पत्नी रानी रूपमती ने जहर खाकर क्या कर ली? आत्महत्या, ऐसा बताया जाता है।
अंतिम स्वतंत्र मुस्लिम शासक कौन हुआ? बाज बहादुर आया मालवा का, ये मालवा याद रखना है यहाँ पर कि अंतिम स्वतंत्र, ठीक है, अंतिम मालवा का स्वतंत्र मुस्लिम शासक, तो ये कौन हुआ? ये हुआ बाज बहादुर। रानी रूपवती और बाज बहादुर का मकबरा कहां पर है? तो ये सारंगपुर में है। इसके निर्माता कौन है? अकबर है। धर्मट का युद्ध हुआ 1658 में, उसी अकबर के वंशज शाहजहां के बेटे औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में, जिसमें दारा सिकों की पराजय हुई, औरंगजेब की विजय हुई। और प्रमुख मस्जिद में है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद मांडू का निर्माण किसने करवाया? हुसैन शाह ने करवाया है। लाट और माल, ठीक है, ये लाट और माल दोनों के दोनों कहां मिलेंगे? धार में। और मलिक मुख मस्जिद और लास्ट है दिलावर खां मस्जिद, ये कहां पर है? मांडू में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद शुरू होता है निमाड़ में फारूकी राजवंश। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत के बाद अब बात आती है मालवा से नीचे वाला क्षेत्र, जिसे हम निमाड़ कहते हैं। निमाड़ क्षेत्र है। इस निमाड़ में क्या हुआ करता था? एक राजवंश हुआ करता था, उसका नाम था फारूकी वंश। और पूछ भी ले कि निमाड़ में कौन सा वंश शासन करता था, तो निमाड़ में फारूकी वंश हुआ करता था। अब ये फारूकी वंश तो था, लेकिन फारूकी वंश कब था? तो फिर बता देना यहां पर कि 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में एक फारूकी वंश मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र, अब मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो निमाड़ है वो किस भाग में आता है? तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में आता है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में हुआ करता था कौन? निमाड़। और निमाड़ का जो क्षेत्र है वो जो क्षेत्र कहलाता है खानदेश, ठीक है। इसका एक प्रमुख क्षेत्र बनेगा खानदेश। और खानदेश जो है वो वर्तमान में बुरहानपुर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो खानदेश है ना, तो यही सब क्वेश्चन भी पूछेगा कि फारूकी वंश के अंतर्गत जो खानदेश हुआ करता था, इसका जो शासन था वो किस नदी के आसपास हुआ करता था? तो नदी जो है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि नदी क्षेत्र अगर पूछता है तो ये आपका ताप्ती नदी के आसपास का क्षेत्र। क्लियर है? क्योंकि बुरहानपुर है वो कौन सी नदी के तट पर है? बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद बताओ कि फारूकी वंश का संस्थापक कौन है? तो निमाड़ के फारूकी वंश का संस्थापक ये मलिक रजा। क्या नाम है? मलिक रजा। मलिक रजा ने निमाड़ के फारूकी वंश की स्थापना की थी। कब की थी? ये 15वीं 16वीं शताब्दी के मध्य में। अब उसके बाद क्या हुआ? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यही से एक असीरगढ़ है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? बुरहानपुर में। और ये किला है जो फेमस है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, असीरगढ़ का किला कहाँ है? तो असीरगढ़ का किला असीरगढ़ में ही है। कहां पर है? असीरगढ़ में। असीरगढ़ का किला कहां पर है? असीरगढ़ में है। और असीरगढ़ वर्तमान में किस जिले का भाग है? बुरहानपुर जिले का भाग है। और इस असीरगढ़ के किले को कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। दक्षिण का प्रवेश द्वार। अगर ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन यहां पे फिर चेंज हो जाता है। दक्षिण का पहरुआ। क्या? दक्षिण का पहरुआ या पहरेदार। दक्षिण का पहरुआ या फिर पहरेदार। यह कौन सा किला हो गया? यह असीरगढ़ का किला हो गया। अब यहीं से मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दक्षिण विजय की कुंजी, दक्षिण विजय की कुंजी किसे कहते हैं? अब प्रश्न हो गया चेंज। हमने पढ़ा दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का पहरुआ, यह हुआ असीरगढ़ का किला। लेकिन जो दक्षिण विजय, ठीक है, दक्षिण की विजय की कुंजी है, तो दक्षिण विजय की कुंजी कहा जाता है मांडू के किले को। ठीक है, मांडू के किले को क्या कहा जाता है? दक्षिण विजय की कुंजी। और दक्षिण विजय की कुंजी मांडू को किसने कहा है? यह क्वेश्चन बनता है। तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अब क्लियर? मालवा जो क्षेत्र हुआ करता था उसी में मांडू पड़ा था। अब मांडू जो है उसे दक्षिण विजय की कुंजी के संदर्भ में देख लिया। और असीरगढ़ का किला है उसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या फिर दक्षिण का पहरुआ बोल दिया। फिर क्या हुआ? ये जो मलिक रजा है, बाद में इसका पुत्र आया। पुत्र का नाम क्या हुआ?
अब ये मलिक रजा है तो मलिक तो हटेगा नहीं, मलिक तो यहीं पे आ जाएगा और पुत्र के पीछे रजा के बाद हो जाएगा नासिर, मलिक नासिर। ठीक है, तो मलिक रजा का पुत्र फारूकी वंश में हुआ मलिक नासिर, और मलिक नासिर ने क्या किया, अपना मुख्यालय है वो असीरगढ़ को बनाया। किसको? असीरगढ़। बस मुख्यालय हो गया असीरगढ़, क्योंकि किला भी वही है ना, राज शासन तो वहीं से होगा, तो ये असीरगढ़ हुआ, मुख्यालय असीरगढ़ को बना दिया। लेकिन मलिक नासिर के गुरु थे, इनके गुरु का नाम था संत जैनुद्दीन। तो संत जैनुद्दीन की सलाह पर ही, ठीक है, तो मलिक नासिर ने गुरु, ठीक है, या इनके गुरु थे संत जैनुद्दीन। संत जैनुद्दीन की क्या एक सलाह आई, और सलाह इन्होंने दी कि क्या भैया ताप्ती नदी के तट पर क्या कर, 2 नगर बसा दे। ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर, तो ताप्ती नदी के तट पर 2 नवीन नगर, ठीक है, 2 नगर, एक का नाम है कौन सा, जैनाबाद, और दूसरे का नाम है बुरहानपुर। ये पहला हो गया जैनाबाद और दूसरा हो गया बुरहानपुर। बुरहानपुर की स्थापना कर दी। ठीक है, यहां पर तो ध्यान रखना है यहां पर कि बुरहानपुर की स्थापना किसने की, तो वहां पे मलिक रजा नहीं लगाना है। बुरहानपुर के संस्थापक कौन होगा, मलिक नासिर, और जैनाबाद का भी संस्थापक कौन होगा, मलिक नासिर। और मलिक नासिर ने यह सलाह किससे ली थी, अपने संत, और इसके संत गुरु का नाम क्या है, जैनुद्दीन था। फिर आगे क्या हुआ, अब आगे यह हुआ समय काल के साथ में ये इनका भी राज शासन समाप्त हुआ, और फिर कालांतर में आया रजा अली खान, रजा अली खान ये हुए। तो इन्होंने क्या किया, रजा अली खान ने भी संघर्ष किया अपनी, ये जो दौर हुआ करता था फारूकी वंश का, लेकिन फिर 1558 और 1559, ठीक है, समय काल यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इसलिए मैं समय काल का उपयोग नहीं करूंगा यहाँ पर। तो रजा अली खान ने असीरगढ़ के किले में, किस किले में, असीरगढ़ के किले में, रजा अली खान ने असीरगढ़ के किले में 3 तोपखाना मस्जिद, 3 तोप मस्जिद। अब ये पूछेगा यहां से कि 3 तोप मस्जिद किस किले का भाग है, तो असीरगढ़ के किले का है। और फिर एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि असीरगढ़ के किले में एक और मस्जिद कौन सी है, तो ये मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद। फिर जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद तो बार बार आ रही है। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किया था, कुत्सिया बेगम ने जामा मस्जिद का निर्माण भोपाल में किया था, हुसैन शाह ने जामा मस्जिद का निर्माण मांडू में किया था, और ये रजा अली खान साहब है, और ये जामा मस्जिद का निर्माण करेंगे असीरगढ़ के किले में। हो गया यहाँ तक, ये जामा मस्जिद का काम हुआ। उसके बाद फिर क्या होगा, 1601 में कौन आ जाएगा, अकबर, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। 1604-5 पे इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। लेकिन 1601 में अकबर ने क्या कर दिया, असीरगढ़ को मुगल साम्राज्य का भाग बना लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बस हो गया खत्म। कौन सा, निमाड़ का फारूकी वंश। अब तो मुगल साम्राज्य लग गया ना, अब फिर क्या, अब तो फिर भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस चीजों को देख लें आप यहाँ पर कि फारूकी वंश मध्य प्रदेश के किस भाग में था, तो निमाड़ वाला भाग मध्य प्रदेश के पश्चिम में आता है, और पश्चिम का ये भाग है वो ताप्ती नदी के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था, और ये जो क्षेत्र है वो खानदेश कहलाता था। क्या कहलाता था, खानदेश। तो खानदेश पे फारूकी वंश था, और फारूकी वंश का संस्थापक मलिक रजा। कौन, मलिक रजा। असीरगढ़ का किला कहां पर है, तो ये असीरगढ़ में ही है। असीरगढ़ कहां पर है, वर्तमान में बुरहानपुर जिले में है। असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या फिर दक्षिण का पहरुआ या पहरेदार कहते हैं। लेकिन दक्षिण विजय की कुंजी किसे कहा जाता है, तो मांडू के किले को दक्षिण विजय की कुंजी कहा जाता है, और ये कहा है अमीर खुसरो ने। पुत्र हुआ मलिक रजा का मलिक नासिर। मलिक नासिर ने अपना जो मुख्यालय है वो असीरगढ़ को बना लिया, और इनका संत का नाम है जैनुद्दीन। तो मलिक नासिर के संत जैनुद्दीन की सलाह पर 2 नए नगर ताप्ती नदी के तट पर बसाए। पहला है जैनाबाद और दूसरा है बुरहानपुर। बस गए।
उसके बाद कालांतर में राजा अली खां है, असीरगढ़ के किले में 3 तोप मस्जिद से चालू कर दी यहाँ पे, और जामा मस्जिद निर्माण कार्य पूरा भी हो गया। और 1601 में पूरा का पूरा फारूकी राजवंश या फिर असीरगढ़ का किला वो किसके साम्राज्य में चला गया? असीरगढ़ के किले में चला गया। तो आज ये खत्म हुआ है हमारा दिल्ली सल्तनत, मालवा में मुस्लिम स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत, और उसके साथ में मुगल काल के पॉइंट उसमें हो गए, और ये फारूकी राजवंश। टेस्ट सीरीज की एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जितना भी पढ़ा है ना इसमें जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा जब आप वो टेस्ट को देंगे। और टेस्ट भी ठीक है बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें। तो टेस्ट दें, अच्छे से अपनी तैयारी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको ये वीडियो बताएं ताकि उनको भी मालूम पड़े कि एमपीपीएससी की तैयारी इस चैनल के द्वारा करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।